रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जेड 2022 की डेट आ चुकी है। 19 जून को आपका पेपर होने वाला है। 13 तारीख से आपके फॉर्म भरने वाले हैं। कई बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे हम इसकी तैयारी करें, किन विशेष बातों का भी ध्यान रखें। लगभग 2 महीने का आपके पास टाइम है। आपको आगे क्या कुछ करना होगा पूरा इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले रॉयल संस्थान के द्वारा अभी लेटेस्ट में जो हम बैच चालू करने वाले हैं उनकी मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूं। साइंस से रिलेटेड हमारा इंस्टीट्यूट है। यदि आपको किसी को 11th-12th के साथ में फाउंडेशन, जैसे 12th के साथ 11th के साथ में अगर नीट की तैयारी करनी हो या फिर जेई की तैयारी करनी हो या फिर 11th-12th के साथ में जेईटी और बीएचयू की तैयारी करनी हो तो 12th का हमारा पहला बैच 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 15 अप्रैल को हमारा नया बैच चालू हो जाएगा। अब कई बच्चों के ये डाउट है या वो पूछ रहे हैं कि सर हमारे तो अभी 11th के एग्जाम चल रहे हैं, हम लोग क्या करें। तो आप चाहो तो 15 अप्रैल से इस फर्स्ट बैच में एडमिशन लेना तो ऑनलाइन शामिल हो सकते हो या फिर 15 मई को जो हमारा सेकंड बैच चालू होगा उसमें आप इनरोलमेंट करवा सकते हो। इस दरमियान आप एक बार आके विजिट भी कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलती हैं और जो क्लास यहाँ ऑफलाइन चलती है वही क्लास डायरेक्ट लाइव ऑनलाइन होती है। तीनों सेक्शन में आप हमारे एडमिशन ले सकते हो। 15 तारीख से 15 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है 15 तारीख से पहले पहले आप कभी भी आके एडमिशन लेके जो है अपने एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं क्रैश कोर्स की। तो जो बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी से है, मैथमेटिक्स से है, उनका 17 अप्रैल को क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। और जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनका 21 अप्रैल को लास्ट पेपर है, तो उन बच्चों का बैच 22 अप्रैल को फर्स्ट बैच चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ स्कूल प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल, मतलब हॉस्टल प्लस कोचिंग दोनों की फैसिलिटी है। यदि आप 12वीं पास हो तो किसी भी तरह की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाके रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट प्लस यहाँ की फैसिलिटीज़ जो है, हमारा जो भी यहाँ का सिस्टम है उसकी पूरी वीडियो क्लासेस पड़ी है, आप आराम से लेके देख सकते हो। जो बच्चे 11th से 12th में मूव कर रहे हैं उनके लिए ऐप के ऊपर स्पेशल डेमो क्लासेस डाली गई है। जो फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है उनकी हर क्लास की लगभग 30-35 क्लासेस डाली हुई है। हर सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ के देख सकते हो। यदि आपके समझ में आ रहा है तो आप फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड कि सर जेईटी की परीक्षा में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर यदि कोई 12th पास है और वो साइंस से है, साइंस बोले तो एग्रीकल्चर से या फिर 12th उसकी मैथ से या फिर बायोलॉजी से है, तो वो बच्चे इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। क्लियर है। अब कि सर 12th में कितने परसेंट चाहिए, प्रतिशत कितने चाहिए, तो आपके इसमें जो है 50% चाहिए जनरल के बच्चे को। SC ST OBC का कोई अगर बच्चा है तो उनको 5% की छूट दी गई है, मतलब 45% का बच्चा भी इसमें एलिजिबल है। अब कि सर मेरा कोई पेपर एक अटक गया या फिर मेरे सप्लीमेंट्री आ गई तो क्या फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के लिए तो आप एलिजिबल हो, लेकिन लास्ट में जब कॉलेज में जाओगे और आपके पास पास की इतने परसेंटेज की मार्कशीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो यूं साफ सुथरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपके इतने प्रतिशत होने चाहिए और आप नीट एंड क्लीन पास होने चाहिए। अब इसके एग्जाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम के अंदर आप देखो 5 सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। हर पेपर में 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 40, 40, 40, 40 और 40। तो आप देखो टोटल क्वेश्चन यूं देखे पेपर में तो कितने हो गए, देखो इंटू 5 कर लो, 40 इंटू 5 200 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 200। अब यदि आपको इस परीक्षा में शामिल होना है तो आपको इन 200 में से 120 करने होंगे, मतलब आपको कोई 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना होगा। आप पीसीएम से हो, पीसीएम ले सकते हो। आप पीसीएम से हो और आप चाहो कि सर मैं एबीसी लेना चाहता हूं, आप ले सकते हो। आप कहो कि नहीं सर मैं मैथ की जगह एग्रीकल्चर लेना चाहता हूं, पीसीए लेना चाहता हूं, आप ले सकते हो। आपके 12th में एबीसी और आप एबीसी लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। 12th में आपके पीसीबी सब्जेक्ट और आप चाहते हो मैं पेपर जो सर एबीसी से दूं, आप दे सकते हो। आप कोई 3 पेपर अपनी मर्जी से ले सकते हो। यदि आपको डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको पीसीएम के बच्चे को, उसमें पीसीएम का एलिजिबल है और पेपर अटेंड करते वक्त ही उसको पीसीएम ही अटेंड करना होगा।
अदरवाइज आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। इसके थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू राजस्थान के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर की कॉलेज है उनमें 4 साल का जो बीएससी का कोर्स होता है उसके लिए ये एग्जाम लगता है, एंट्रेंस एग्जाम लगता है ये जेईटी के नाम से। और एग्रीकल्चर बीएससी भी कर सकते हो आप, फॉरेस्ट से भी कर सकते हो, फिशरीज से भी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर से भी कर सकते हो, होम साइंस से भी कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी से कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। ये सभी ब्रांचेज हैं जिनके अंदर आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। नेक्स्ट है कि सर एज कितनी होनी चाहिए। कई बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि सर एज के बारे में बताओ। तो इसमें मिनिमम कम से कम कितना मतलब कितने ईयर चाहिए, तो कम से कम की कोई लिमिट नहीं है। आप 14 साल के हो दे सकते हो, 16 के हो तो भी दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम है कि आपकी 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कब तक नहीं होनी चाहिए? 1 जनवरी 2022 तक आपकी 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। फिर रही बात मूल निवास की कि सर मूल निवास का क्या काम है। तो ये एग्ज़ाम जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए भी है और राजस्थान से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए भी है। लेकिन यह केस ये लागू होता है कि राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट सीट है जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, वहाँ पे केवल राजस्थान के बच्चे ही एलिजिबल है। पहला केस। दूसरा, ऐसा बच्चा जो आउट ऑफ राजस्थान है लेकिन उसने लगातार 3 साल राजस्थान में पढ़ाई की, लास्ट 3 साल मतलब उसने 10th 11th 12th राजस्थान से किए, तो भी वो राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन ले सकता है। या फिर वो 10 साल से, पिछले 10 साल से राजस्थान में रह रहा हो और 5 साल कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई कर रखी है लगातार, तो भी वो इसके लिए एलिजिबल है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज में राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 50% सीट प्राइवेट कॉलेज की रिजर्व की गई है आउट ऑफ राजस्थान के बच्चों के लिए। जैसे कोई एमपी का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, वो चाहता है मैं जेईटी की परीक्षा दूं क्या या दे सकता हूं क्या? बिल्कुल दे सकता है। सर मेरे को सरकारी में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सर प्राइवेट में मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए 50% सीटें क्या की गई है? रिजर्व। पिछले 2-3 साल पहले ये सिस्टम किया गया है। इतना क्लियर हो गया। जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र SC ST का कोई बंदा है तो उसको नया बनाने की जरूरत नहीं है। बनाना तो है लेकिन नए की जरूरत नहीं है। जनरल में हो तो आपको जरूरत ही नहीं है बनाने की। EWS कैटेगरी में हो आप तो आपको बनाना है। कई बच्चे फॉर्म भरते वक्त उनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं होता, फॉर्म भरते वक्त वो इस उम्मीद में लगा देते हैं कि बाद में मेरा जो है बन जाएगा या मैं कोई एडजस्ट कर दूंगा, या पहले कुछ और लगा देते हैं और कि मैं पहले सेट कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा करके वो कुछ ना कुछ उनके गड़बड़ हो जाती है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि फॉर्म भरते वक्त EWS लगा दिया और काउंसलिंग के टाइम उनके पास EWS का सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो यदि आपका EWS का सर्टिफिकेट बन रहा है तो ही आप यहाँ अप्लाई करें। अब पता नहीं वो कैसे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त तो आपको अपलोड भी करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक एक फॉर्म को या तो चेक नहीं किया होगा, तो वहाँ फाइनली उसने EWS कैटेगरी से उसने फॉर्म भर दिया और डॉक्यूमेंट्स उसके पास प्रॉपर वास्तव में है ही नहीं, तो उस केस के अंदर समस्या आती है। इसलिए EWS वाला बच्चा, क्योंकि ये लेटेस्ट है कैटेगरी एक तरीके से, तो इसमें बच्चा कई बार फंस जाता है। क्लियर कर रहा हूँ, आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो ही आप EWS ओके करना और सर्टिफिकेट बनवा लेना। क्लियर है? कहीं पर भी आपको इधर उधर नहीं करना है। पता चला EWS लगा दिया, सर्टिफिकेट की जगह कुछ भी अपलोड कर दिया, उधर आगे चेक नहीं हुआ, आपने सोचा कि चलो मैं एलिजिबल हो गया, एग्जाम दे के आ गए, लेकिन जब कॉलेज में जाओगे ना तो वो सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे। फिर पता चला कि मैंने तो मामा जी के लड़के के कहने की वजह से लगा दिया था, अब वो मामा जी का लड़का तो बोल रहा है कि इसमें तो ये चाहिए, ये अपने पास है ही नहीं, अपने पास तो जमीन ही 100 बीघा है। हाँ वो उपजाऊ नहीं एक अलग बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है मामला, इसलिए एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। ठीक है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, जैसे मान लो OBC के बच्चे, उनको नया चाहिए। अरे सर 6 महीने पुराना चल जाएगा, सर मैंने लास्ट ईयर बनाया था, क्या वो चल जाएगा? कितना? क्या बिल्कुल नया चलेगा? तो 12 महीने का इसमें टाइम रहता है लमसम। और अगर एक एफिडेविट बनवा लेते हो आप कि मेरी जाति चेंज नहीं हुई है, इसमें क्या होता है, जैसे OBC का कोई बंदा है, क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर आपने देखा होगा ऑप्शन, तो उसमें आय चेंज होने पे वो बेनिफिट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, या फिर कोई नौकरी लग जाता है तो भी वो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करता है। तो ऐसे केस के अंदर ये लेटेस्ट चाहिए, तो इस केस के अंदर आप नया बनवा लेना। और अगर आपके पास 6 महीने 12 महीने पुराना है तो एक एफिडेविट कोर्ट से बनवा के आप साथ में अटैच कर सकते हो। ठीक है, ये जाति प्रमाण पत्र की बात होगी।
ओबीसी के बंदों को बनवाना है, ईडब्ल्यूएस वालों को बनाना है, एससी एसटी का पुराना है तो भी चल जाएगा, वो कितना भी पुराना हो चाहिए। आधार कार्ड जो है वो चाहिए, आधार नंबर उसमें लगेंगे, लेकिन जब एग्जाम देने आप जाओगे तो आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ चाहिए। बच्चों के पास वोटिंग कार्ड होता नहीं है, पैन कार्ड जनरली बच्चों के पास होते नहीं है, आप की जिसके ऊपर फोटो हो, क्लियर हो, तो उसके लिए आधार कार्ड ही सबसे वैलिड है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आधार कार्ड में उनकी फ़ोटो अगर अपडेट नहीं हो तो कई बार एग्ज़ाम सेंटर पे दिक्कत आ जाती है। तो आपको इस केस के अंदर क्या करना है, नया अपना को आधार कार्ड बनवा लेना है, मतलब अपडेट करवा लेना है, फ़ोटो अपडेट कराना है। और 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है उसको कंपेयर कर लेना है, यदि डेट ऑफ बर्थ के अंदर या फिर आपके नाम के अंदर, पिताजी के नाम के अंदर कहीं पर भी एरर है तो आपके पास टाइम है, आप उसको ठीक करवा लेना। फिर रही बात 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट फॉर्म भरते वक्त आपको अपने पास में रखना है। आगे बात करते हैं 12th की मार्कशीट, तो 12th की मार्कशीट भी आपको चाहिए होगी। लेकिन कि सर मैं तो इसी साल 12th में हूँ तो फिर मेरे को तो पास तो मार्कशीट है ही नहीं, तो आपको उस टाइम फॉर्म भरते वक्त एपी रैंक डाल देना है, ठीक है। तो बाद में आपके वो जब आपका 12th का रिजल्ट आएगा तब अपडेट हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट अपन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम लेके चले जाएंगे एडमिशन के टाइम, ठीक है। अब जो पास आउट बच्चे उनको पास में रखना है, ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं कि सर फोटो, तो आपको अपनी लेटेस्ट फोटो देनी है, लेटेस्ट फोटो आपको रखना है। फोटो में भी आपको क्या करना है, उस लेटेस्ट को प्रूव करने के लिए एक स्लेट लेनी है, स्लेट लेके आपके यूँ सामने रखना, उसके ऊपर लिखना है डेट ऑफ फोटो, DOP, जैसे DOB डेट ऑफ बर्थ, ऐसे DOP डेट ऑफ फोटो और डेट डाल देना है और नीचे आपका नाम लिख देना है। और ये से स्लाइड को पकड़ के और स्लेट को पकड़ के फोटो खिंचवा लेना, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे पूछते हैं अरे सर कंप्यूटर से एडिट की हुई डेट चल जाएगी क्या, तो मैं आपको साफ सुथरा बोल रहा हूँ कि अपन इधर उधर दिमाग लगाए, इससे बढ़िया ये काम आप कर लेना। क्लियर है, ये फोटो का हो गया। फिर रहे बात साइन का। अब कई बार क्या होता है बच्चे की, सर मैं हिंदी में साइन करूँ या इंग्लिश में करूँ, सर मैं पूरा साइन करूँ या छोटा साइन करूँ, जो आपकी मर्जी पड़े वो कर लेना। लेकिन अब आप 12वीं क्लास में आ गए हो या 12वीं पास कर चुके हो, आप एग्जाम दे चुके हो, आप 1 साल के यदि ड्रॉपर हो, तो आप अपना एक साइन फिक्स कर लो कि मुझे ये करना है, ताकि आपको वहाँ सेंटर पे जाके सोचना नहीं पड़े। आधी चिंता तो यही रहती है कि मैंने साइन के अंदर मेरे जो सरनेम लगाया या नहीं लगाया था, हिंदी में करूँ या इंग्लिश में। मैंने कई जगह हिंदी में करता हूँ, कई जगह इंग्लिश में करता हूँ। एक फिक्स साइन करके कंटिन्यू कर लेना। जब भी फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपके पास अपना खुद का मोबाइल नंबर हो, अगर आप घर पे रहते हो तो आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर हो, ऐसा मोबाइल नंबर हो जो कि बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं हो। अगर मान लो आप कोचिंग सेंटर पे कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो तो उनके नंबर नहीं डाले। जैसे मान लो आप रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और रॉयल इंस्टीट्यूट के किसी भी स्टाफ के या इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई नंबर दिया जाए तो आपको नहीं डालना। उसका कारण है उससे बच्चे को नुकसान है। क्या नुकसान है? क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है फॉर्म्स भरने के बाद में, किसी भी तरीके की काउंसलिंग की हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो आपको आपके मोबाइल नंबर पे SMS आ जाता है तुरंत ही। यदि वो हमारे को आप काम दे दोगे ना तो कहीं ना कहीं हम हमारे काम की वजह से बिजी रहेंगे, आपके प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाएंगे। ये दिक्कत आती है काउंसलिंग के टाइम लास्ट में। इसलिए सीधी सी बात है, आप जितना खुद आप अपना ध्यान रख सकते हो, डायरेक्ट डिपार्टमेंट के टच में रहोगे, उतना हम सेकेंडरी, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट टच में रहो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, हाँ आपके कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अप टू एग्जाम तक हम आपको सर्विस देंगे, हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन वो SMS वाला काम आप अपने पास में ही रखना बेटा। ठीक है, इसलिए खुद के मोबाइल नंबर डालना। PS सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप कोई है तो उनका सर्टिफिकेट, उसमें भी 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कई बच्चे 20%, 10% का होता है, वो बार बार पूछते रहते हैं कि सर क्या करें कि हमारे ये 40% का बन जाए, या फिर वो ये पूछते हैं कि सर ये चल जाएगा क्या, मेरा 30% का। क्लियर कट है, 40% से ऊपर चाहिए। अब कई बच्चे आते हैं कि सर आप देखो ना कोई कहीं से करवा दो, हमारे हाथ में ये हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको मेडिकल ऑफिसर के पास जाना होगा, वहाँ जाके आप चाहते हो कि मेरे को इसमें PH का सर्टिफिकेट मिले, उसकी जांच होगी। अगर वास्तव में लीगल हो तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं हो तो नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें इधर उधर कहीं पर भी चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर रही बात TSP सर्टिफिकेट, तो TSP एरिया के अंदर जो ST कैटेगरी है उन्हीं बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है इधर। तो आपको अगर कोई TSP का ST कैटेगरी से है तो उनको TSP सर्टिफिकेट बनवा लेना है। एक और है जैसे आपका वो है डिफेंस सर्टिफिकेट। यदि आपके पिताजी आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी में अगर ज्वाइन कर रखे हैं, अभी 8% ज्वाइनिंग कर रखी है, या रिटायर्ड है, या पहले ज्वाइन किया था, कोई ट्रेजेडी हो गई, किसी भी तरीके का केस क्यों ना हो, अगर वो डिफेंस में है तो डिफेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, फॉर्म भरते वक्त भी ये चाहिए होगा। ठीक है, ये मैंने पूरे आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। अगला जो वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सिलेबस क्या क्या है और आपको कैसे पढ़ना चाहिए, उसका वेटेज क्या है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।